आप सबको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। मैंने कल इरादा किया था कि आज दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। मेरा इरादा तो दो चीज़ों पे बात करने का था। एजुकेशन के सेक्टर में हमने कुछ रीसेंट स्टेप्स लिए, मैं चाह रहा था कि आपके ज़रिए उनको बताऊं, और उसके अलावा इरिगेशन या पानी का मसला बहुत संगीन हुआ था। मैंने कहा वो भी आपके साथ शेयर करें कि क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले जो कल रात को दोबारा एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, मैं आपको बताऊं कि मैं कल गया हुआ था, शाम को मैं यहाँ से गया था चेयरमैन फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ अबू धाबी शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान की डेथ पे उनके जो रूलर हैं उनसे कंडोलेंस के लिए। मेरा इरादा उधर रात रहने का था और मैं सुबह आज मैंने वापस आना था। उन्होंने इंतज़ाम एयरपोर्ट पे ही किया था, वो कंडोलेंस का उनका एक था। मैं उधर ही था एयरपोर्ट पे, तो मुझे इस वाक़े का पता चला। मैंने ये मुनासिब समझा कि उसी वक्त वापस आ जाऊँ, और जैसे ही, इसलिए कि फिर वो लॉजिस्टिक्स थोड़ी टेक केयर करनी थी। और मैं रात को कोई 12:30 बजे कराची पहुंच गया था, और रात को ही मैंने पुलिस के लोगों को बुलाया था ताकि उनसे फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ले सकूं और कुछ डायरेक्शंस दे सकूं। 3 वाक़यात हुए हैं मुसलसल कराची में इस 1 महीने में तकरीबन। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि दहशतगर्दी के वाक़यात कुछ अरसे से पूरे मुल्क में हो रहे हैं। मैंने इनसे कहा था रात को ही मुझे रिपोर्ट दें सारी, वो मैंने रिपोर्ट निकाली है। जनवरी से लेके 15 मई तक, ये कल का वाक़या हमने इसमें ऐड किया है, आखिरी जो कल रात को अनफॉर्चुनेट हुआ है। इस पूरे मुल्क में 219 इंसिडेंट्स हुए हैं टेररिज्म के, जिसमें से 220 बल्कि एक ये ऐड करें, जिसमें 104 हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। इन 104 इंसिडेंट्स में 144 लोग शहीद हुए हैं, 272 इंजर हुए हैं, टोटल 416 लोग अफेक्ट हुए हैं। बलूचिस्तान में भी 104 वाक़यात हुए हैं टेररिज्म के, 101 लोग शहीद हैं जिसमें और 123 इंजर हुए हैं, और टोटल 224 बनते हैं जो अफेक्टेड लोग हैं। सिंध के अंदर 11 वाक़यात हुए हैं टेररिज्म के इस अरसे के दौरान, जिसमें 7 लोग शहीद हुए हैं, 25 इंजर हुए हैं, टोटल 32 बनता है। पंजाब में एक वाक़या हुआ है टेररिज्म का, जिसमें जहाँ तक मुझे ये दूसरे लिस्ट में था, वो उस एक वाक़े में 3 लोग शहीद हुए हैं और 32 लोग इंजर हुए हैं, तो टोटल 35। इस हिसाब से हम देखें तो सिंध के अंदर निस्बतन कम हुआ है, लेकिन ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। एक शख्स की भी जान जाना, एक शख्स का भी इंजर होना हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, और इसकी वजूहात भी हैं। हमने बड़ा, ये पोस्ट अफ़गानिस्तान सिचुएशन हुई थी, हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और मैंने पुलिस से कल रात भी जो है वो क्वेश्चनिंग की है इनकी वजहों की और कैसे वो नहीं कर रहे। आज फिर दोबारा मैंने इंटेलिजेंस वालों को, रेंजर्स को, पुलिस को बुलाया था, उनसे डिटेल्ड मीटिंग हुई है। इंटेलिजेंस के जो फेलियर्स हैं कि वो प्रॉपर्ली टाइमली डिटेक्ट नहीं कर सक रहे, उस पर भी बात हुई है। और हमारी कोशिश ये कि हम सब मिल के इस सूबे में जो ये दहशतगर्दी और पूरे मुल्क में दहशतगर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं उन पर कंट्रोल करें। ये किसी भी सूरत में हम अपने सूबे को जो 2013-14 की सिचुएशन थी उस पर ले जाने के मुतहम्मिल नहीं है, और हम हर स्टेप उठाएंगे। इसमें कुछ लोगों को तकलीफ़ भी आएगी,
मैं कहूँगा कि हमसे कोऑपरेट करें। मैंने आज पुलिस से कहा है कि वो इमीडिएटली, हमने जो पैटर्न देखा है, आप देखते हैं कि ये धमाके ख़ास तौर पे जो पिछले 2 हुए हैं, ऐसी जगह पे हुए हैं जहाँ पे रात को बाज़ारें देर से खुली रहती हैं, लोगों का हजूम जमा होता है। ये नॉर्मली रात के टाइम पे ऐसी चीज़ें होती, 7 से 11 का टाइम एक हमने कहा है कि आप बिज़नेस कम्युनिटी से बात करें, शॉप ओनर से बात करें, आप उन्हें बताएं कि उनकी भी मदद की ज़रूरत है हमें, हर एक की। ये अगर आप देखें तो जैसे कल रात वाला जो इंसिडेंट था, एक मोटरसाइकिल पे एक उन्होंने अच्छा खासा मवाद, जो बारूदी मवाद है, आईडी था, और जो उसका मवाद था अच्छा खासा था, जो पिछला इसका था उससे ज़्यादा मवाद था कल वाले उसमें। तो वो मोटरसाइकिल पे नस्ब था, और इस टाइप की मोटरसाइकिल जो हमने देखा है वो चला के नहीं लाते। वो नॉर्मली जो टेररिस्ट होता है वो मतलब ख़ुद नहीं चला रहा होता, उसको पैदल लेके आता है। हमने काफ़ी, मैंने ख़ुद खतूत लिखे थे उस वक्त के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे उनको, कि जी हमें यही ख़दशात हैं। एक अभी क्लेमेंट्स तो आपको पता है, जो चाइनीज़ इंसिडेंट था उसका बलूचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो भी है PLO है, ये क्या नाम है उसका, वो कर रहे हैं। और ये जो पहला वाक़या ये हुआ था यूनाइटेड बेकरी के साथ, सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी ने उसका क्लेम किया है। कल रात वाले इंसिडेंट का भी क्लियर नहीं है, लेकिन प्रॉब्ली वो लगता है यही है। लेकिन ये सारे दहशतगर्द, मैंने कुछ दिनों पहले कहा था कि ये कोई एक चीज़ नहीं, ये नहीं कि सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी या बलोच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ये दहशतगर्द का ना कोई ज़बान है, ना कोई रिलीजन है। ये वहशी लोग सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं। इनकी जो फंडिंग होती है, एक बहुत बड़ा हमें इशू आया है कि जी अचानक ये क्यों शुरू हुए पूरे पाकिस्तान में। इनकी जो फंडिंग भी एक सेंट्रलाइज्ड है, जो हमारे मुल्क दुश्मन ममालिक हैं वो उस पर देखते हैं, इनको फंडिंग देखते हैं। और इस चीज़ को सारा देखा जा रहा है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ आए थे तो हमने इस पर बात की थी, और उन्होंने कहा था कि हम नेक्टा को फिर से थोड़ा ज़्यादा फ़ाल करेंगे। मैंने आपको बताया था कि आर्मी पब्लिक स्कूल के इंसिडेंट के बाद पूरा मुल्क मुतहरिक हुआ था, सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हुए थे। एक 20 नुकाती जो है नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, उस पर एपेक्स कमिटीज़ बनी थी, और इन सारी चीज़ों पे सिंध ने बड़ा प्रोएक्टिव रोल लिया। तो और कराची का शहर जो 7वां सबसे डेंजरस शहर था दुनिया का आज से 7 साल पहले, इस वक्त वो 125 से ऊपर हो गया। लेकिन अगेन मैं फिर कहता हूँ कि एक भी बंदे को थोड़ी सी आँच भी आना, तो दुकानदारों ने, लोगों ने ऐसी चीज़ों पे नज़र रखनी कि भाई ये कोई शख्स जा रहा है तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करें या उस पर नज़र रखें। कहीं पे कोई मोटरसाइकिल, कोई साइकिल ऐसे खड़ी है कुछ देर के लिए, तो अब हमने सेंसिटाइज़ करना पड़ेगा हर एक को। मैंने पुलिस से कहा इसके लिए बारे में लीफलेट्स वगैरह भी बनाए ताकि लोगों को आगाही दी जाए कि किस चीज़ पे हमें सबकी मदद की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि हमें किस टाइप के, आप किसी मजमे में किसी ऐसे शख्स को देखते हैं कि जो नॉर्मल से अलग ड्रेसिंग में है। मुझे जो बताया कि हमने कहा ना कि हमारे जो कराची यूनिवर्सिटी वाला इंसिडेंट था उसमें जो बैग उठाया हुआ था उस टेररिस्ट ने कंधे पे डाला हुआ था, कहते हैं नॉर्मली स्कूल के बच्चे तो वो बैग्स ले जाते हैं, बड़े यूनिवर्सिटी में ये नहीं है रिवाज कि ऐसी बैग्स ले जाएं। तो वो एक आउट ऑफ द ऑर्डिनरी चीज़ थी जो कि नोट करनी चाहिए थी, सिक्योरिटी पर्सनल ने जो नोट करनी चाहिए थी वहाँ के लोगों ने। तो अब हमें थोड़ा सा साथ मिलके, और इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे तो मैंने कहा ना किसी और मकसद के लिए थी और उसमें मैं आऊँगा, लेकिन इसके लिए मैं मदद चाहूँगा हर एक की, कोऑपरेट करें। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है कि वो शॉपकीपर्स से, जो मोहल्ले के लोग हैं,
जहाँ पे मजमा जमा होता है, जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, उस पर थोड़ी वॉच एंड वॉट का एक जो सिस्टम होता है, चौकीदारी का सिस्टम होता है, उसको एक्टिवेट करें, उनको सेंसिटाइज करें कि किन चीज़ों को आपने देखना है। जहाँ तक प्रोग्रेस इन केसेस के बारे में है, काफ़ी लीड्स हैं, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बताना चाहूँगा। एक चीज़ और मैं आपसे मीडिया से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और ये हमारी बात आज हुई है, काफ़ी डिटेल में हुई है। दुनिया भर में हर जगह पे जहाँ पे भी अच्छी पुलिसिंग होती है, मैं ये नहीं कहूँगा दुनिया में कह रहा कि सिर्फ हम ख़राब हैं और सभी होता ये, जैसे ही खुदा न खास्ता अल्लाह न करे कोई क्राइम होता है, चाहे छोटा क्राइम हो चाहे बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी हो, वो जगह क्राइम सीन आउट ऑफ बाउंड हो जाता है ताकि वहाँ पे जो शवाहिद हैं वो बचे रहें। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसी सिस्टम, और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, एक माहौल ऐसा बन गया है कि जी आपने कैमरा लेके सबसे पहले पहुँचना है, सबसे पहले दिखाना है कि क्या हुआ। उस दौरान ज़रूर कुछ ना कुछ शवाहिद हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ का एक दूसरे पे, आज मैं जब बैठा था कि जी जो लीड एजेंसी है उसको सारे सबूत जो हैं वो कलेक्ट करने चाहिए। ऐसे नहीं हो कि मैं पहुंच जाऊँ एज चीफ मिनिस्टर हो, मुझे कोई चीज़ नज़र आए तो मैं उसको उठा के ले जाऊँ साइड में, क्या वो बड़ा मुझे सबूत मिल गया। तो वो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी लीड है उसको लीड लेनी चाहिए, और वो फिर बाकी इदारों को ज़रूर ज़रूरत पड़ती है, कहीं अगर वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, कोई और चीज़ है, तो वो लीड एजेंसी के, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के कब्ज़े में होनी चाहिए। इस तरह ये सारी लैकुनर्स हैं, और ख़ास तौर पर जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये रिपोर्टिंग बड़ी अच्छी चीज़ है और होनी चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा ना हो कि कोई शवाहिद इस दौरान, तो मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की कोई मिसाल नहीं, बड़ी अच्छी है, लेकिन उससे जो बाकी इन्वेस्टिगेशन है जो एक हद तक जाके लोगों को पकड़ना चाहती है, वो होशियार हो जाते हैं। अभी भी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे सकता आपको, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि, और मैंने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को ये भी कहा हुआ है कि मुझे भी आप ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियलिटी, मैं कहने का किसी ओपन जगह पे, किसी ऐसी जगह पे ना बताएं कोई ऐसी लीड जिससे आपको ख़तरा है कि अगर वो बाहर निकल जाए तो प्रॉब्लम, आप मुझे बड़ी कॉन्फिडेंशली बताएंगे। और कुछ प्रोग्रेस हुई है, मैं इससे ज़्यादा अभी नहीं कहूँगा, और हम आगे, और बड़ा डिफ़िकल्ट है, मैंने ये देखा है किस तरीके से इंसिडेंट्स की होती है। मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ, नंबर्स पर मैं भूल गया हूँ, लेकिन जो कराची यूनिवर्सिटी का इंसिडेंट था उसमें जियो फेंसिंग करते हैं तो फ़ोन नंबर्स आप रिकॉर्ड करते हैं, तो कोई उन्होंने 2400 के करीब फ़ोन नंबर्स आइडेंटिफाई किए उस वक्त, उनमें पहला फ़िल्टर लगाया और 60 को उन्होंने किया शॉर्ट लिस्ट। उन 60 की जब इन्वेस्टिगेशन की तो कुछ नहीं निकला, तो अब उन्होंने दोबारा 2400 पे जाना है, दोबारा कोई और फ़िल्टर लगा के, और वो तो इतनी ऐसे नहीं होता कि जी, और लोग कहते आप बजा होते हैं जब कहते हैं जी इतने दिन गुजर गए, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हो रहा, पीछे काम हो रहा होता है। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी मौजूद है, जो सहूलत मौजूद है, हमारी ऐसे भी है कि कुछ ख़ास एजेंसीज़ के पास कुछ ख़ास टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी होती है, और उस फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कहा कि नादरा को अगर मैं फिंगरप्रिंट दूं कोई कि जी इसको लोकेट करके दो, तो उनको 4 दिन लग सकते हैं वो फिंगरप्रिंट अगर डेटाबेस में मौजूद हो आइडेंटिफाई करने के लिए। अब आप समझ रहे होंगे 4 दिन कुछ नहीं हुआ, हुकूमत ने कुछ नहीं किया, लेकिन वो पीछे काम हो रहा होता है पहले तो उसकी कलेक्शन। मैं ऐसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो दो मैसेज सिर्फ मैं आज देना चाहता हूँ। दहशतगर्दों को कहीं पे भी हो हम नहीं छोड़ेंगे। हमने पहले भी इस मुल्क में, इस सूबे में, इस शहर में अमन अमान बहाल किया है। हम ये 2-4 वाक़यात से बिल्कुल जो है वो कोई मरूब नहीं होंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम इनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँगे। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों के थ्रू लोगों से, और जैसे मैंने कहा एडमिनिस्ट्रेशन को ऑलरेडी कहा है कि लोगों डिफरेंट ग्रुप से बात करें और उनको सेंसिटाइज़ करें, ताकि हम सब मिल के
इन दहशतगर्दों से छुटकारा हासिल करें। और तीसरा मेरे मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि रिपोर्टिंग ना करें, एक तो सेंसेशनलाइज आपका है हो गया। मैं सिर्फ मीडिया हाउसेस में मीडिया ओनर्स से भी कहूँगा कि प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर चीज़ के। आपकी 2 मिनट की रेटिंग के लिए आप इस मुल्क को खतरे में ना डालें। और हम मीडिया हाउसेस से भी बात करेंगे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से मैं कहूँगा कि सबसे बात करें, ओनर्स से भी बात करें कि एक होना चाहिए इस किस्म के। हमने बहुत पहले ये सोचा था, जब अल्लाह ने हमें बहुत बुरा टाइम दिखाया, जब ब्लास्ट होते थे, तो हमने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मीडिया पे, टीवी पे ऐसे इमेजेस ना दिखाएं। दुनिया में कहीं पे भी नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ होता था और उस वक्त कोऑपरेट किया था मीडिया ने। तो आगे चलते हुए भी मैं ये कहूँगा कि इस पे बात करें। तो ये तो चीज़ आ गई थी अचानक, इसलिए मैंने कहा कि पहले इसी से शुरू करता हूँ। जो मकसद था मेरा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो मैंने कहा ना कल से मैंने किया हुआ था, मेरी एजुकेशन मिनिस्टर साहब, एजुकेशन डिपार्टमेंट साहब के साथ काफ़ी मीटिंग्स हुई पिछले एक हफ़्ते में। पिछले एक हफ़्ते में हमने कहा कि मसला कहाँ पैदा हो रहा है। हमारे पास स्कूल्स मौजूद हैं, वहाँ स्कूलों में बच्चे नहीं हैं। बच्चे इसलिए नहीं हैं कि टीचर्स नहीं हैं। अब क्या पहले बच्चे हम जमा करके लाएं या पहले टीचर्स लाएं? टीचर इस पूरे, मैं तो कहता हूँ हमारे पास ऐसे भी स्कूल में क्रिटिसिज्म होती है और जायज़ होती है कि लोग खुले आसमान के नीचे किसी दरख्त के नीचे पढ़ रहे हैं। दरख्त के नीचे पढ़ा तो जा सकता है, लेकिन टीचर के बगैर पढ़ा नहीं जा सकता, चाहे बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बना दें। तो सबसे पहले तो हमने इंश्योर करना है कि हमारे पास टीचर हो। इस सिलसिले में सिंध हुकूमत ने अभी से नहीं, बहुत अरसे से बिल्कुल मेरिट पे रिक्रूटमेंट करती है। और जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट का दौर हुआ, कब हुआ था ये IBA का? साल एक हो गया मेरे ख्याल है ना, 6 महीने। हाँ 18 अभी लेटेस्ट 6 महीने पहले जो है हमने जब रिक्रूटमेंट शुरू की। और अब इस वक्त जो पोजीशन, अगर आप कहें इसलिए कि उस रिक्रूटमेंट के बाद भी कुछ वैकेंसीज वगैरह आए, तो टोटल मैं बड़े खुले ब्रॉड नंबर्स दूंगा, उसमें ये नहीं कि आप मुझे होल्ड करें एक एक नंबर पे। 35,870 टीचर्स की जगह खाली थी। अब जो STR यानी स्टूडेंट टीचर रेशो है, इसमें कहते हैं कि जी एक टीचर को 30 स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए। अगर ये सिर्फ 35,870 टीचर का मतलब है कि हमारे पास वो टीचर नहीं कि उन स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं, तो तकरीबन 1.1 मिलियन, टू बी एग्जैक्ट 10,76,000 बच्चों को हम नहीं पढ़ा सकते थे, इसलिए हमारे पास टीचर नहीं थे। चाहे बिल्डिंग मौजूद हो, तो हमने रिक्रूटमेंट की। फिर रिक्रूटमेंट में भी हमने ये इंश्योर करना है कि हम मेरिट पे रिक्रूटमेंट करें। हमने IBA को वो काम दिया। फिर एक क्राइटेरिया कैबिनेट ने बनाया। कैबिनेट ने बनाया क्राइटेरिया कि जी 55 मार्क पासिंग मार्क्स होंगे। फिर उसमें कुछ रिलैक्सेशंस दी। हार्ड एरिया का जिक्र किया कि हार्ड एरिया में 40 होंगे। फीमेल जो टीचर्स हैं उनके लिए 50 का कहा, और माइनॉरिटीज़ के लिए हमने कहा कि 33% हो। ये सारी करने के बाद हमारा इनिशियल ख्याल ये था, ये जब हमने किया था, और मेरे साथ मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, कहा कि कैबिनेट कॉलीग्स भी बैठे हैं, कैबिनेट में ये कहा गया था कि हम तकरीबन अपना टारगेट पूरा कर लेंगे टीचर्स का। बहुत किसी जगह पे शायद शॉर्टफॉल रह जाए, अदरवाइज़ नहीं रहेगा। लेकिन हुआ ये कि जब फाइनल नंबर्स आए तो हमारे पास 24,617। अच्छा, इनका क्राइटेरिया ये था कि यूनियन काउंसिल बेस्ड होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा उस तहसील में, अगर यूनियन काउंसिल A के अंदर 50 वैकेंसियाँ हैं, उधर 70 लोग पास हुए हैं, और यूनियन काउंसिल B में 50 वैकेंसियाँ, उधर 30 लोग पास हुए हैं, तो ये 20 अगली यूनियन काउंसिल में जा सकते हैं या उस तहसील में जा सकते हैं, तहसील की बाउंड्री का। और ये बड़ा क्लियर था कि जी मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो ज़िला है, मैं अगर ज़िले पे भी कहूँ, ज़िले मेरा अपना ज़िले का एक एंड भान सैदाबाद है और दूसरा एंड कराची है।
तो भानसेदाबाद का लड़का अगर पास भी हो जाए, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि वो कराची में आके पढ़ाएगा। इसलिए हमने कहा कि यूनियन काउंसिल हो, ज़्यादा से ज़्यादा तहसील तक ले जाया जाए, और यही सही तरीका था। तो इसमें ये हमें जो क्वालिफाइड लोग एज़ पर ये जो क्राइटेरिया था 24,617, इसका मतलब था कि 11,253 लोग अभी भी हमारे पास टीचर्स नहीं थे, और 11,253 का मतलब है कि हम तकरीबन 3.5 लाख बच्चे हमारे भी नहीं, अभी भी नहीं पढ़ सकेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, हमारा ऑब्जेक्टिव ये स्कूल पे लाएं। मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, और उन्होंने सारी ब्रीफिंग्स दी, मैंने जो ऑब्जेक्टिव था, मैंने इन्हें कहा कि जी एक स्कूल भी टीचर ना होने की वजह से बंद नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब स्टूडेंट यही हैं, लड़के यही हैं। आपने आज टेस्ट लिया है, इन्होंने किसी ने 80 मार्क लिए हैं, किसी ने 30 नंबर लिए हैं। किसी यूनियन काउंसिल में अगर 30 से ज़्यादा का कोई लड़का ही नहीं है, या 40 से ज़्यादा कोई लड़का ही नहीं है, तो आप कहाँ से लाओगे? मैं इधर बताऊं कि जो दूर दराज की यूनियन काउंसिल्स हैं, चाहे वो थरपारकर में हो, चाहे हमारे साहिली इलाकों में हो, चाहे हमारा काछू का इलाका है, उधर कहाँ से दूसरा बच्चा जाएगा पढ़ा?